लोग सवाल करते हैं कि यार आप बताएं कि YBR 125G लें या सुजुकी GS 150 लें या होंडा CB लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों हमारे दोस्त कामरान इनकी बाइक के 50,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हमने सोचा कि इसका यूज़र रिव्यू बनाएं। इससे पहले भी हम इस बाइक का यूज़र रिव्यू बना चुके हैं जब इसने 15,000 किलोमीटर कंप्लीट किए थे। तो उस टाइम हमने जो इसके अंदर छोटे छोटे मसाइल थे और जो इश्यूज़ थे इसके अंदर और जो इन्होंने मॉडिफिकेशंस की थी, तो वो सब इसमें हमने कवर किया था। आज हम 50,000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद जो रिव्यू करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि इनका ये 50,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद इन्होंने इस बाइक के ऊपर इस 50,000 किलोमीटर के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस किए, कोई मेजर एक्सपेंस तो नहीं आया इस बाइक के अंदर, ख़ुसूसी तौर पे इंजन के हवाले से कि क्लच प्लेट्स हो गई या आपके रिंग पिस्टन्स हो गए या हेड में कोई ऐसा मसला हुआ, जो भी XYZ। उसके बाद हम तीसरा इनकी बाइक की परफॉर्मेंस का पूछेंगे, क्योंकि ये इस बाइक के ऊपर काफ़ी ट्रिप्स कर चुके हैं। स्पेशली अभी रिसेंटली इन्होंने इसके ऊपर स्कर्दू का ट्रिप किया है, तो परफॉर्मेंस के हवाले से भी इनसे बात करेंगे कि इनकी बाइक ने कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले मैं कामरान भाई आपसे हमें बताएं कि इस बाइक के 50,000 किलोमीटर की जो एक्सपीरियंस रहा वो आपका कैसा रहा ऑल ओवर। देखें हदील भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे एक सादत दी कि मैं आपके चैनल में आ सकूं और आपको अपने रिव्यू दे सकूं। देखें, सबसे पहले जो आपने बात की कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसको मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं एक वर्ड में उसको डिफ़ाइन करूंगा, परफेक्ट। तो एक वर्ड परफेक्ट आई विल यूज़, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली इस बाइक पे कैसा रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा अगर हम चले जाएं, बात को लेकर जाएं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक ने कभी भी ऐसा नहीं फ़ील कराया कि मैं अंडर पावर हूँ या मैं कोई प्रॉब्लमेटिक बाइक हूँ या मेरे अंदर कोई मसले मसाइल हैं। ठीक है, छोटे मोटे मसले मसाइल आपको तो हर बाइक में ही होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। मशीन है जिसमें बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मशीन है। मशीन में तो ज़ाहिर है कोई ना कोई फॉल्ट्स आते हैं और उसको आपने दूर करना होता है। सबसे पहले मेन चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो हमारा माइंडसेट है एक्चुअली अदिल भाई। देखें, हम लोग 150 सीसी कैटेगरी की ये बाइक है और ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंट फॉर टूरिंग, ये एक नॉर्मल कम्यूट बाइक है, इसलिए ये बनाई गई है। आप दुनिया भर में देखें, बड़े जो ब्रांड्स हैं हमारे पास, BMW, बेनाली, ये सारे ब्रांड्स अपनी टूरिंग सेगमेंट की बाइक्स 300 सीसी से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम 300 सीसी है। हाँ, जोंक्शन RX3 आप कह लें टूरिंग बाइक है 250 सीसी में, बट जो प्रॉपर टूरिंग बाइक हैं वो 300 सीसी से स्टार्ट हो रही हैं। वही काम हम 150 सीसी बाइक से लेना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें फ्लॉज तो होंगे। नॉट ओनली दिस, सिर्फ सुजुकी की बात ना करूं मैं, और इस कैटेगरी में जो हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं हमारी पाकिस्तानी मार्केट में, उसकी बात की जाए, जिसमें होंडा है, यामाहा 125, YBR है और फिर ये सुजुकी है। ये तीन ही यूँ समझ लें कि इस टाइम मार्केट में मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं। ये तीन ही हमारे पास 150 कैटेगरी में जो है बाइक्स हमें दे रहे हैं और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और इन्हीं का जूस निकाल रहे हैं। सही है। ऑल्दो यामा 125 है, YBR जो यामा की है, बट आई होप सो कि सुनने में आ रहा है कि 150 कैटेगरी भी वो पाकिस्तान में ला रहे हैं, बट स्टिल पीपल आर डूइंग टूवर्ड्स ऑन 125 कैटेगरी एज वेल। यामा उसको भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। आपको यामा YBR के यूज़र हैं, YBRG के, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो बेसिक चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि भाई एक चीज़ टूरिंग के लिए बनी नहीं है। अब आप ज़बरदस्ती उससे ये काम ले रहे हो और फिर आप चाह रहे हो कि जी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, इसमें कोई फॉल्ट्स ना आए, इसमें कोई प्रोज एंड कॉइन्स ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऑब्वियसली ये इस चीज़ के लिए आई नहीं और आप उससे ये काम ले रहे हैं, तो थोड़े मोड़े तो आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सही। अच्छा, अगर हम जाहिर सी बात है, एक 50,000 किलोमीटर एक बड़ा फिगर होता है एक किसी भी बाइक के लिए और कम्यूट बाइक के लिए स्पेशली, और जब आप उसको टूरिंग पे लेके जा रहे हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस से 3 गुना ज़्यादा आप उसको ज़ाहिर यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं एक चीज़ को, मशीन को, तो वो जल्दी वेयर एंड टेयर उसके अंदर आती है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मैंने जैसे रिसेंटली अभी बाइक की चेन स्पॉकेट सेट डाला अपना, तो मुझे कहते हैं यार हमारी तो बाइक 50,000 किलोमीटर का जो है वो किलोमीटर क्रॉस कर गई है और अभी इसका चेन स्पॉकेट सही चल रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ यार देखो, आप सिटी राइड के अंदर अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उसके अंदर बहुत डिफरेंट मेंटेनेंस आती है, और अगर आप उसको टूरिंग में यूज़ कर रहे हैं और हमारी तरह एक्सट्रीम टूरिंग में यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑफ रोड्स भी आते हैं, वाटर क्रॉसिंग्स हैं, कीचड़ मट्टी, हर तरह के टेरेन में आप बाइक चला रहे हैं, तो उसकी वेयर एंड टेयर एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और बहुत जल्दी आती है।
तो उस हवाले से आप ये हमें बताएं कि इसकी बाइक के अंदर अभी तक कोई ऐसा एक्सपेंस, मेजर एक्सपेंस आया है इंजन के हवाले से या और बॉडी के अंदर कोई आपने ऐसी एक्सपेंस की हो? अदील भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से, ठीक है। इंजन में अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 इसने कवर कर लिया। इंजन में कोई मेजर एक्सपेंस नहीं आया। मैं टाइम पे ऑयल चेंज करवाता हूँ, 1000 से 1200 किलोमीटर पर मैं ऑयल चेंज कर देता हूँ। 10W40 इसमें ऑयल रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से, वही ऑयल यूज़ करता हूँ। स्टार्टिंग में जिक यूज़ कर रहा था, उसके बाद अब तकरीबन 20,000 किलोमीटर हो गया मैं किक्स यूज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं, कभी ऑयल कम भी नहीं निकला, काला नहीं निकला, वो अपनी जगह सही है। 42,000 किलोमीटर पे मैंने इसकी क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स चेंज कराई थी, ठीक है। इंजन में मेरा एक मेजर काम ये है। उसके बाद आप दूसरी तरफ आ जाए तो एक बड़ी चीज़, मेजर चीज़ जो बाइक की होती है वो है टायर्स। मैंने बाइक लेते ही एक गलती ये की थी कि मैंने जो स्टॉक टायर्स थे उनको मैंने ट्यूबलेस बना दिया था। ट्यूब निकाल के नलकी लगा के लोग कर लेते जुगाड़, शौक था भाई ट्यूबलेस टायर। बिल्कुल, लेकिन एक सेफ साइड भी रहती है ट्यूबलेस में, लेकिन उसको प्रॉपर होना चाहिए, स्टॉक को नहीं करना चाहिए। मैंने स्टॉक को कर लिया, तो उसके लिए भी मैं बता दूं आपके व्यूवर्स को कि ये हिमाकत ना करें, हमने तो जोश में कर लिया। तो वो चीज़, वो जुगाड़ हार्डली 1600 किलोमीटर चली। 1600 किलोमीटर बाद मेरा पिछला टायर फूल गया, फिर मुझे वो चेंज करना पड़ा। तो समझ लो बाइक मेरी अराउंड 2000 किलोमीटर हुई थी, तो मैंने टिम्सन का 100-90-18 का टायर डाल दिया था इसमें, ठीक है। और फ्रंट टायर भी फिर मैंने चेंज कर दिया, टिम्सन डाल दिया था बोथ। तो वो मैंने यूज़ किया, और अराउंड 42,000 किलोमीटर पर जब मैंने क्लच प्लेट चेंज की थी, तो टायर, पिछले टायर की मैं बात करूं, रेयर टायर में अभी इतनी जान थी कि वो चल सकता था, लेकिन वो हार्ड होना शुरू हो गया। तो जो टिम्सन का प्रॉब्लम है, काफ़ी और लोगों से भी आपने सुना होगा, उसकी भी मैं वजह बता दूं, टिम्सन हो, शिनको हो या डिफरेंट टायर्स हो, बाइक का जो टायर की लाइफ है वो 12,000 से 20,000 किलोमीटर मैक्सिमम है। इसके बाद आपको रजाकाराना तौर पे अपना टायर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ ही इतनी है, स्पेशली अगर आप टूरिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बट ये है कि हमने भी, मैं भी उनमें शामिल हूँ भाई, मैंने भी बोला यार टायर तो देखने में माशाल्लाह नया है, पॉलिश करो, बिल्कुल नया होता है। हमने भी खींच के रखा। 42,000 किलोमीटर के बाद मैं टूर, मेजर टूर तो मेरा पाकिस्तान टूर्स कर दूँ, हुंजा और कुंजराब तक हमने जाना था। तो उस ट्रिप के लिए मुझे थोड़ा सा, मैं शेकी था, मैं फील कर रहा था कि यार ये टायर जो है स्किड करेगा और चीज़ों की, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। दैट्स वाई चेंज द टायर। उसके बाद मैंने टिम्सन का ही अगेन टायर लगाया, बट इस टाइम थोड़ा सा ओवर साइज़ लगाया और पैटर्न चेंज किया ऑफ रोड को देखते हुए। अब मैंने 110-90-18 का टायर लगाया इसके अंदर, रियर टायर, और फ्रंट वाला वही चल रहा है जो मैंने बाइक नहीं लेके डाला था। वो टायर टिम्सन का स्टिल चल रहा है, ऑल्दो वो भी हार्ड हो गया, बट ये है कि चल सकता है, तो मैं चला रहा हूँ, जब तक चल रहा है फिर उसको चेंज करूँगा। पिछला टायर मैंने 110-90-18 का लगाया। ये थोड़ा सा टायर बड़ा है और ये रिकमेंडेड साइज़ नहीं है बाइक में, लेकिन फिर भी शौक में हमने लगा लिया कि एक लुक अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं। अब इसको लगाने के बाद ऑल्दो मेरी बाइक एग्रेसिव हो गई है पहले से ज़्यादा, उसका रिस्पॉन्स रेट बहुत बढ़ गया है, ग्रिप अच्छी हो गई है, लेकिन ये मेरी कैंची पे इफेक्ट कर रहा है। इसने जो है मेरी कैंची के बुश ख़त्म कर दिए हैं, और अब ये मुझे चेंज कराने हैं, मतलब ये चेंज होने वाले हो, क्योंकि इसका सारा लोड आपकी कैंची पे आ रहा है, और कैंची में ऑब्वियसली बुश के ऊपर लोड आ रहा है, तो वो चेंज करूँगा मैं। तो ये दो चीज़ें, इंजन भी मैंने आपको बता दिया, इंजन में कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, और मेजर टायर, ये दो खर्चे जो हैं समझ लें अभी तक मैंने किए। अच्छा, ये जो टायर फ्रंट वाला तो समझो 50,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुका है, ऑलमोस्ट, और पिछला वाला भी नया टायर है तो 7-8 किलोमीटर चला हुआ है। तो इन टायर्स की कॉस्ट क्या पड़ी है? अदील भाई, रियर टायर मैंने डाला है 8,000 रुपये का, ठीक है, और फ्रंट टायर डाला था मैंने आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले गालिबन। उस टाइम मुझे 4200 रुपये का मिला था फ्रंट टायर। पिछला टायर उस टाइम मैंने डाला था 6,000 रुपये का, लेकिन वो छोटा टायर था, वो 100-90-18 था। लेकिन अब जो मैंने बड़ा टायर डाला 110-90-18, ये मुझे 8,000 रुपये का पड़ा है पिछला टायर। सही। अभी भी उस टाइम भी मेरे ख्याल से रेट्स में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया इन टायर में। अभी भी शायद फ्रंट में ख्याल से 4200 का ही शायद मिल जाए मार्केट से जी, 45, 43, 300 रुपये का फ़र्क। हाँ, ये 100-200 ऊपर नीचे चल रही है। तो ये अभी ट्यूबलेस हैं या ट्यूब के साथ चल रहे हैं? नहीं अदील भाई, ये दोनों टायर ट्यूबलेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला वाला टायर भी मैंने जो निकाला, उसमें मैंने समझ लें कि 42,000 किलोमीटर चलाने के बाद वो टायर उतारा है, उसमें कोई भी पंक्चर नहीं था माशाल्लाह। फ्रंट टायर मेरा अभी तक पंक्चर लेस है, और ये आपके सामने 50,000 कर लिया, और रियर भी पंक्चर लेस है अभी तक। अच्छा, वैसे मैंने ये चीज़ देखी है, टिम्सन का टायर थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन इसमें इस हार्डनेस की वजह से पंचर नहीं लगते, ये एक बात है। क्योंकि मेरे एक और दोस्त हैं, उनके पास भी सुजुकी 150 है स्पोक्स वाली,
तो उनकी बाइक में टिम्सन टायर डला हुआ है और वो 70,000 क्रॉस कर चुका है। माशाल्लाह मुनीब भाई मुनीब भाई हमारे जी। तो उनकी बाइक में ये है कि वो टिम्सन अभी तक चल रहा है, 70,000 प्लस अभी चला चुके हैं वो। अब वो चेंज करना चाह रहे हैं टायर को, तो उसमें भी अभी तक कोई पंचर नहीं लगा है। तो टिम्सन में मेरे ख्याल से पंचर लगते नहीं, ये टिम्सन फ्री टायर है ये पंचर फ्री टायर है शायद। पंक्चर या नसीब कह लें, वैसे मैंने देखे हैं पंक्चर तो लोगों को लगते हैं, लगे, लेकिन हमारा नसीब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें गुड है। अच्छा एक चीज़ अदील भाई, सॉरी मिस कर गए थे हम, जो मेरे अभी जहन में क्लिक की कि मैंने इस 42,000 पे जब मैंने इसके क्लच प्लेट चेंज की थी तो मैंने इसका चेंज पॉकेट भी का सेट भी चेंज करवाया था, वो भी चेंज होने वाला हुआ था। तो मैंने बिल्कुल सुजुकी कंपनी का जो ओरिजिनल आता है वो मैंने इसमें लगवाया है। मुझे अराउंड 3,000 रुपये का पड़ा था। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी, चाइनीज़ भी थे, थाईलैंड के भी थे, स्कॉर्पियन के नाम से भी एक अच्छा ब्रांड आ रहा है, 2200 रुपये का आपको मिल जाता है। जैपनीज़ लोग कहते हैं कि वो है जैपनीज़ चेंज पॉकेट, वो 3500 रुपये का। बट क्योंकि मुझे जो स्टॉक इसका चेंज पॉकेट था उसने 42,000 की लाइफ दी थी, तो 42,000 मैं कहता हूँ मोर देन इनफ, इतना ही है। मतलब चेंज पॉकेट की लाइफ 30,000 होती है मैक्सिमम 28-30,000। तो अगर उस परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल मुतमईन था, तो अगेन आई वेंट फॉर इट और मैंने अगेन सुजुकी का जो स्टॉक लगा हुआ था जेन्युइन, वो मैंने इसमें लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैं समझ लें कि ऑफ रोड माउंटेनियस ट्रिप मैं करके आया हूँ, जो स्कर्दू का स्तोर देवसाई ये सारा मैंने किया इसके ऊपर। मुझे कहीं भी जो है ना बाइक ने अंडर पावर फील नहीं करवाया। हाँ एक बाशू वैली है, इसकी हाइट बड़ी समझ ले ऐसी है कि बड़ी बड़ी बाइक्स वहाँ खड़ी हो जाती हैं भाई। वहाँ गए थे तो वहाँ थोड़ा मुझे फील हुआ कि भाई कई ऐसी स्टीप उसकी चढ़ाइयाँ थी जहाँ मुझे बाइक उतर के पैदल चढ़ानी पड़ी। हमारे साथ YBR भी थी, CB150 होंडा भी थी, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम थी, सब हमने उतर के चढ़ाई। थोड़ा सा वहाँ मुझे फील हुआ। बाकी बाबूसर टॉप माशाल्लाह बाइक 1 गो में चढ़ी, और दीगर जो छोटी मोटी आपकी जो चढ़ाइयाँ हैं मज़े से इसने की है। मैं हुंजा पूरा जो है मैंने इस पर कवर किया, मुझे कहीं भी अंडर पावर फील नहीं हुआ। कुंजराब तक मैं गया हूँ, कुंजराब की चढ़ाइयाँ इसने बिल्कुल भी मुझे जो अंडर पावर फील नहीं कराया। हाँ एक थोड़ी सी इसकी मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करता हूँ। इसके एयर फिल्टर का फॉर्म होता है, जब आप चढ़ाइयों वाली जगह पे जा रहे हो जहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ऑल्दो जो है ना बाइक को बहुत मेहनत करनी पड़ी होती है अपने अंदर एयर इनटेक करने के लिए। तो आप इसका अगर एयर क्लीनर का फॉर्म निकाल दें और चढ़ाई चढ़ें, ये बिल्कुल 1 गो में जाएगी बाइक। सही, ये ट्रिक तो खैर और दूसरी बाइक्स के लिए भी सब बाइक बिल्कुल, जितनी भी बाइक्स हैं 125 हो या 150cc हो, आप जब उसका एयर इनटेक आपका उसको जब खोल लेते हैं तो वो चढ़ाइयों पे ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिलती है बाइक को, तो इजीली ऊपर चढ़ जाती है। तो तीसरे सवाल का भी आपने ऑलमोस्ट डिटेल जवाब दे दिया है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे नॉर्थ साइड पे भी काफ़ी अच्छा रहा इस बाइक के साथ। अच्छा, टिम्सन टायर आपने डाले हुए हैं, तो एक चीज़ मेरे जहन में आई कि ज़ाहिर है ये टायर जल्दी हार्ड हो जाता है, और आपने भी बताया कि आपका फ्रंट टायर थोड़ा हार्ड हो चुका है। तो इस ट्रिप के ऊपर दायरे जब आप नॉर्थ एरियाज़ में होते हैं तो आपको वेट सरफेस भी काफ़ी मिलता है, गीली ज़मीन होती है, पानी के चैनल्स होते हैं, तो वहाँ कहीं बाइक ने स्किड किया आपकी बाइक ने? अदील भाई बिल्कुल यही ख़तरे मुझे थे, मतलब ये मेरे जहन में चीज़ें थी कि मेरी बाइक स्किड करेगी, टायर हार्ड हो गए। इसकी वजह से ही मैं नए टायर डाल के गया था, तो नए टायर ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी स्किड नहीं किया। ऑल्दो मेरा फ्रंट टायर पुराना है, लेकिन इसने वहाँ पे क्योंकि फ्रंट टायर की इतनी ब्रेकिंग मैंने यूज़ नहीं की, ज़्यादा मेरा रुझान ये था कि मैं रियर ब्रेकिंग को ही यूज़ करूँ या उतरते हुए तो ये दोनों ब्रेक्स फारिग होती हैं, आपको गियर में ही बाइक्स को उतारना होता है। सेकंड गियर में आराम से बाबूसर उतरते हुए, और समझ लें कि जब बाशू वैली हमने की थी उससे वापस उतरते हुए। बाशू बिल्कुल ही ऑफ रोड ट्रैक है, बाबूसर फिर ये है कि चलो वो रोड है, लेकिन बाशू बहुत ही टफ़ ट्रैक, बहुत टफ़ मैंने अपनी लाइफ में इतना टफ़ ट्रैक नहीं किया। वो बहुत टफ़ ट्रैक था, बड़ा ख़तरनाक ट्रैक था, ऑफ रोड है सारा, उतरने में उसमें बड़ा ख़तरा होता है क्योंकि बिल्कुल से उसमें टर्निंग्स हैं, तो वहाँ पे हमने ब्रेक्स आपकी काम नहीं करती, आपको गियर के अंदर जो है ना बाइक को उतारना होता है, तो गियरों में ही उतारा। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे फ्रंट टायर से फील हुआ कि स्किड कर रहा है, ना रियर टायर से फील हुआ कि स्किड कर रहा है। अच्छा, ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई हैं, लेकिन एक जो ख़ास जो सुजुकी 150 के हवाले से बात होती है तो सोचा उसको भी दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लिया जाए, पहले भी कर चुके हैं। कंफर्ट कैसा लगा आपको इस बाइक का? अदील भाई देखें, आप ये जो लव कंफर्ट है ना, ये जो वर्ड कंफर्ट है, ये समझ लें कि डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि राइडर की कैपेसिटी है कि वो इस बाइक से कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि डिफरेंट फिजिक के लोगों के लिए डिफरेंट इसका एक्सपीरियंस रहा है।
जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर एक हेल्दी बंदा है, थोड़ा सेहतमंद है और उसकी हाइट थोड़ी अच्छी है तो उसके लिए बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसको कोई इशू नहीं होता। और एक जो मेरे जैसा जिसकी हाइट भी छोटी है और जिसम में गोश्त भी थोड़ा कम है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है। तो मैं जैसे YBR चलाता हूँ, पहले GS चलाता था, उससे रिमूव किया मैंने, तो मुझे ज़ाहिर है कंफर्ट का बहुत ज़्यादा मेजर इशू था, तो इस वजह से मैंने YBR को प्रीफर किया। और अब CB150 भी एक अच्छी कंफर्टेबल बाइक है अगर मैं कंफर्ट के हवाले से बात करूँ। लेकिन जो इसकी स्टॉक सीट है ज़ाहिर है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, तो उसके अंदर लोग ज़ाहिर मॉडिफिकेशंस करते हैं, आपने भी की हुई है, थोड़ा सीट को मोटा किया हुआ है और फिर ज़ाहिर आपकी थोड़ी हेल्थ भी फिजिक थोड़ी बेहतर है मुझसे। एग्जैक्टली आदिल भाई, इसमें थोड़ा सा मैंने जो मॉडिफिकेशन की है, लास्ट हमारी जो 15,000 वाली वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था, थोड़ी सी सीट्स में मैंने मॉडिफिकेशन कराई है जो कि रवायती GS लेते ही करवानी पड़ती है। उसके अलावा मैं लॉन्ग रूट पे यूज़ करता हूँ एक्सेटर एक फोम होता है, वो आप जेल पैड होता है, मैं वो यूज़ करता हूँ। तो मुझे ठीक है, लॉन्ग रूट में ज़ाहिर है आप GS 1200 BMW भी ले जाएं, उसमें भी बाइक तो बाइक ही है, कार है, तो वो कार वाली फीलिंग तो नहीं है देगी आपको, अनकंफर्टेबल आप फील करते हो, थकते हो, लेकिन काफ़ी दर्जे थोड़ा सा वो कम हो जाता है उसको आपको थकाने का प्रोसेस। आप अगर इस किस्म की चीज़ें जेल पैड यूज़ कर लेते हैं, एक्सेटर यूज़ कर लेते हैं या कुछ फोम रख लेते हैं, तो मैं एक्सेटर यूज़ करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ। हाँ, अब कंपैरिजन पे आ जाएं तो हाँ, आपने जैसे नाम लिया CB150 होंडा, वो हमारे साथ थी, वो इट वाज मच बेटर देन GS, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये उसमें वाइब्रेशंस कम है, GS के इंजन में बैलेंसर नहीं है। CB150 होंडा के इंजन में उन्होंने बैलेंसर दिया, जिसकी वजह से बाइक में काफ़ी हद तक इंजन वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं। GS में इंजन वाइब्रेशन है, इतनी नहीं है बट स्टिल है, और उसको फिर हम कवर करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। आप अच्छे वाले ग्लव्स यूज़ करें, ग्लव्स जो है आपकी काफ़ी हद तक जो वाइब्रेशन हैंडल की वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसमें ग्रिप्स आती हैं हैंडल में, ग्रिप्स यूज़ करें फोम वाली, वो भी अपने अंदर वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करती है। फिर ये जो सेफ गार्ड लगा हुआ है, ये सिर्फ आपके क्लच लेवर्स को बचाने के लिए, हैंडल को बचाने के लिए नहीं है, ये जब टाइट होता है ना बिल्कुल सही से हैंडल के साथ सेफ गार्ड, तो ये क्या चीज़ करता है कि काफ़ी हद तक जो हैंडल की वाइब्रेशन है टाइट होने की वजह से या लूजिंग है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तीन चीज़ें हैं। ग्लव्स, अच्छे ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, हैंडल बार ग्रिप्स हों, और थर्ड ये हैंडल गार्ड, ये आपको काफ़ी मदद करता है वाइब्रेशंस को, हैंडल वाइब्रेशन को कम करने के लिए। सीट में मैंने आपको बताया एक्सेटर यूज़ करें, बाकी अल्लाह खैर से अल्लाह। बाकी मेन चीज़ भाई वो आपने जो कहा कि बंदे में हिम्मत होनी चाहिए, हाँ, बाइक में नहीं जाने वाले तो हमने यकीन करो बाशू में हमारी बाइकें फेल थी, ऊपर 70 पे भी लोग चढ़े हुए थे, उनकी हिम्मत है। तो राइडर में हिम्मत होनी चाहिए, वो किसी भी कोने पे बाइक को ले जा सकता है। सही। अच्छा, इस वीडियो का एंड करने से पहले एक और सवाल जो लोग अक्सर मुझसे करते हैं, पता नहीं यहाँ तक वीडियो अगर देखेगा कोई तो शायद उसको इस सवाल का जवाब मिल जाए, कि लोग सवाल करते हैं कि यार आप बताएं कि YBR 125G लें या सुजुकी GS 150 लें या होंडा CB लें। तो भाई उनके लिए जवाब ये है कि ये चीज़ आपने ख़ुद डिसाइड करनी है कि आपके लिए क्या बेहतर है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इन जो तीन बाइक्स हैं टूरिंग में अभी ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, YBR, होंडा CB और ये सुजुकी 150, आप इन तीनों की एक राइड ले लें 10-10 किलोमीटर की, और ख़ुद उसको फील करें बाइक को कि यार आपके लिए क्या बेटर है। आसान सवाल तो यही है कि ज़ाहिर सी बात है, एक YBR तो एक 125 कैटेगरी की बाइक है, वो तो समझ में आने वाली बात है कि यार अंडर पावर बाइक होगी, ज़ाहिर सी बात है, और 150 से अगर आप उसको कंपेयर करें। लेकिन अगर जहाँ बात करें होंडा CB 150 की और सुजुकी 150 की, तो ज़ाहिर इन दोनों की 150cc कैटेगरी की बाइक्स हैं, तो इनमें पावर का इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि यार आपके लिए क्या बेहतर है। टूरिंग के अंदर ये तीनों बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और सिर्फ एक कंफर्ट का प्रॉब्लम जहाँ रह जाता है तो वो आपकी फ़िज़िक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हेल्दी हैं, अच्छी फ़िज़िक है आपकी, और आप सेहतमंद बने हैं, तो आपको इतना तंग नहीं करेगी कंफर्ट के हवाले से। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर लें, सीट अच्छी कर लें, इसके अंदर एक्सीटर रख लें, या बाइक की सीट वेस्पा की जो ट्यूब होती है वो यूज़ कर लें, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ होगी। उससे आप कंफर्ट आप बढ़ा सकते हैं अपनी बाइक का। और हम सभी खैर ये चीज़ें तो यूज़ करते ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपने 500-600 किलोमीटर डेली की बाइक चलानी है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कामरान ने जितना इनसे हो सकता था इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया कामरान, आपने टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मज़ीद अगर आपको कोई इस हवाले से क्वेश्चन करना है तो हम यहाँ हाजिर हैं आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप इससे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।